हेलो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल्स के बारे में। और क्रैमर्स रूल्स मेनली इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है हमको। यहाँ जो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी है, मतलब जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन जो आता है डेफिनेटली वहीं से एक आता है। तो ये आप 2021 के लिए जेईई मेंस के लिए एक 100% श्योर क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। तो देखिए क्या है, क्रैमर्स रूल्स में हम बात कर रहे हैं। क्रैमर्स रूल सिस्टम दो प्रकार का होगा। एक a1x प्लस b1y दैट इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y दैट इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिस्टम के सॉल्यूशन किस प्रकार के होंगे? तो तीन प्रकार के सॉल्यूशन होंगे। एक तो होगा यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होगा मेनी सॉल्यूशन और तीसरा होगा आपका नो सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की क्या कंडीशन होगी वो मेनली हमको चेकआउट करना है। तो यहाँ क्या होता है कि डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डी क्या है? तो डी ये है डिटर्मिनेंट जो कोएफिशिएंट से बनेगा, ये डी। तो डी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये यूनिक कंडीशन की कंडीशन हो गई। और यहाँ पे सभी D1 और D2 और D सबके सब 0 होना चाहिए, तब मेनी सॉल्यूशन होगा। तो D1 कैसे बनता है कि ये जो कॉलम है इसको इस कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करिए। और D2 कैसे बनता है? तो इस सेकंड कॉलम को, डी में जो सेकंड कॉलम है कांस्टेंट के कॉलम से रिप्लेस करिए। तो ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज और ये इस प्रकार से D2 बन गया। तो देखिए अब D1 कैसा बना, D2 कैसे बना। D2 बना आपका कोएफिशिएंट से, ठीक है, डिटरमिनेंट जो है वो कोएफिशिएंट से बना है एक्स और वाई के। उसके बाद आपका जो D1 है उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को इस कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। और D2 कैसे बना, सेकेंड कॉलम को, ये D में जो सेकेंड कॉलम है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो इस प्रकार से D1 मिलता है और D2 मिलता है। और अब ये तीन डिटरमिनेंट में हमको बात करना है। हम बात कर रहे हैं टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में। टू ही वेरिएबल है। और यहाँ मत देखो, दो जो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, उनका अगर ग्राफ देखें तो वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री करेक्ट है। तो अब यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को भी जरूर ध्यान रखना। और एक्चुअली में वहीं से हमने ये सारी चीज़ें निकाली कि इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, हाँ, और पैरेलल रहेंगे तो मेनी नो सॉल्यूशन होगा, और कॉन्सिडेंटिंग हो जाएंगे तो मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये कंडीशंस है हमारे पास में। डिटर्मिनेंट के टर्म्स में हम अब इन सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस क्रैमर्स रूल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस है इसके पार्ट में बनाऊंगा। जैसे इस पार्ट में मैं सिंपली डिस्कस कर रहा हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ओनली। और ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, थ्योरी आपको बता दिया है। तो अब अच्छा, नो सॉल्यूशंस का रहेगी ना। नो सॉल्यूशंस में हम क्या कंडीशन लगेंगे कि डी इक्वल टू 0 एंड D1 और D2 इज नॉन जीरो। कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, किसी एक ने नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखिए डी इज नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सोल्यूशन, ये तीनों जीरो रहेंगे तो मेनी सोल्यूशन। अब डी इक्वल टू 0 और D1 और D2 इज नॉन जीरो, कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए D1 और D2 में। अब ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप नोट करेंगे। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ये बता रहा हूँ कि डी इक्वल टू 0 में दो बातें आ गई। अगर डी 0 है तो या तो मेनी सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपने फिर से D1 को देखना है और D2 को देखना है। अगर ये दोनों जीरो है तो मेनी सॉल्यूशन, अगर दोनों में से कोई एक नॉन जीरो है तो फिर नो सॉल्यूशन। तो ये बात को जरूर आपको चेकआउट करना है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे जब मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशंस की बात होती है तो मेनी सॉल्यूशंस है, इसका मतलब लाइंस कॉन्सिडेंटिंग होगी ज्योमेट्रिकली, कॉन्सिडेंटिंग लाइंस। और यहाँ क्या होगा, नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस। अब आप दूसरे कॉन्सेप्ट को यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं जो आप स्ट्रेट लाइंस में पढ़े। देखो पैरेलल लाइंस की इक्वेशन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से डिफर करती है। क्लियर है कि नहीं? कांस्टेंट से डिफर करती है पैरेलल लाइंस की इक्वेशन।
ठीक है। ओके, कॉन्सिडेंटिंग लाइंस में तो क्या है कि वो एक ही इक्वेशन रहता है, आपने उसको किसी कांस्टेंट से सारे टर्म्स में मल्टीप्लाइड कर दिया तो दूसरा इक्वेशन वो हमको दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअली में एक ही इक्वेशन रहता है सिंपली। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाइड किया तो 2x प्लस 2y और दैट इज इक्वल टू 4 दिखाई दे रहा है, करेक्ट है कि नहीं। तो वो एक ही लाइन है, उसको हमने आगे बढ़ा दिए, इसीलिए वो कॉन्सिडेंटिंग लाइन्स हो गई। तो आई होप दैट ये पैरेलल लाइन जिसमें कि इक्वेशन जो है वो सिर्फ कांस्टेंट से डिफर होते हैं, ठीक है, तो फिर ये लाइन्स पैरेलल हो जाते हैं। और कॉन्सिडेंटिंग लाइन्स में क्या होता है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, सिंपली सारे टर्म्स में हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर दिया पहले इक्वेशन के, तो जो दूसरा इक्वेशन मिला है वो एक्चुअली उसी इक्वेशन का पार्ट है, मतलब वो दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स नाउ। एक ही प्रॉब्लम्स करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और वो एक्चुअली में 2016 एडवांस का प्रॉब्लम्स है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट प्रॉब्लम। तो ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसी एक क्वेश्चन में आप सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। देखिए आपको सिर्फ कंडीशन मालूम होना चाहिए, जब सिस्टम को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी है उसमें हमने 3 कंडीशन देखी थी, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए, मेनी सॉल्यूशंस के लिए और नो सॉल्यूशंस के लिए। बस वो कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है। और ये क्वेश्चन देखिए 2016 एडवांस में आया था कि ए लैम्बडा और म्यू अगर रियल नंबर है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। देखो ax प्लस 2y 3x माइनस 2y, तो देखो इससे तो आपको d मिल जाएगा। तो d क्या होगा, ये देखिए d आपको मिल गया, ये है a और ये 2 और ये है 3 और ये -2, ये आपको d मिल गया, ठीक है। तो d आपके पास में ये आ गया स्टूडेंट। उसके बाद में ये बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इफ a इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू। और इफ a इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशंस की बात कर रहा है इसमें, a इज नॉट इक्वल टू -3। अब यूनिक सॉल्यूशन तो हम यहीं से चेक कर लेते हैं, तो इसको चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, -2a -6। अब देखो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। पहले तो देखो इक्वल टू 0 हो जाएगा इफ a इक्वल टू -3। देखो a को -3 रख देंगे तो +6 -6 हो जाएगा, इक्वल टू -3, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होगा इफ a इज नॉट इक्वल टू -3। तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स, यूनिक सॉल्यूशन इफ a इज नॉट इक्वल टू -3 एंड लैम्बडा एंड म्यू कैन बी एनीथिंग। अब कैन बी एनीथिंग मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि लैम्बडा और म्यू का वैल्यू इसको डी को अफेक्ट नहीं करेगा। लैम्बडा और म्यू इधर है, डी के ऊपर उनका कोई रोल नहीं है, डी का वैल्यू अफेक्ट करता है ओनली ए के कारण से। तो इसलिए लैम्बडा और म्यू कैन बी एनीथिंग, वहाँ कोई इशू नहीं है, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा कि यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू -3 देन द सिस्टम एज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। और अब हम आते हैं D1 के ऊपर। तो D1 कैसे बनेगा, देखिए आपने a को 3 और ये पहला वाला सॉरी इसको रिप्लेस करना है, D1 को रिप्लेस करेंगे लैम्बडा और म्यू से, और ये आएगा 2 और ये -2, तो ये हो जाएगा -2 लैम्बडा -2 म्यू। यहाँ से मैंने -2 कॉमन लिया तो लैम्बडा प्लस म्यू। तो अब देखो ये इक्वल टू 0 होगा अगर लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट है। तो D1 इज इक्वल टू 0 इफ लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 0, ये बात को नोट करें। अब D2 पे आते हैं। D2 में है a और 3, ठीक है, a और 3 के बाद में अब ये लैम्बडा और म्यू यहाँ आ जाएगा, तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा a म्यू -3 लैम्बडा, ठीक है। अच्छा d कब 0 था, d 0 था जब a इक्वल टू -3। तो यहाँ पे अगर मैंने -3 म्यू लिख दिया, मतलब मैंने अभी क्या कर दिया है, a को -3 बोल दिया, a इज -3 और यहाँ से -3 लिया, तो फिर से ये म्यू प्लस लैम्बडा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 इफ म्यू प्लस लैम्बडा इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या।
फाइन। अब देखिए आपका सारा क्लियर हो गया चीज़। क्या है कि अगर a इज़ नॉट इक्वल टू -3 होगा तो फिर ये सिस्टम यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब अगर a इक्वल टू -3 हो गया तो d 0, और लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 हो गया तो d1 0, और फिर लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 0 और a इक्वल टू -3 तो d2 भी 0। तो d1 भी 0, d2 भी 0, d भी 0 कब? जब a इक्वल टू -3 और लैम्बडा प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो फिर ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे, मतलब मेनी सोल्यूशन को। इफ a इक्वल टू -3 सिस्टम हैज मेनी सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू, ये तो रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। If lambda plus mu equal to 0, then the system has many solution for a equal to -3. a equal to -3 भी है और lambda plus mu equal to 0 भी है, तो ये मेनी सोल्यूशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और डेफिनेटली अगर lambda plus mu नॉट इक्वल टू 0 होगा, देखिए, और a इक्वल टू -3 होगा, तो a इक्वल टू -3 हो गया मतलब d 0 हो गया। अब d 0 होने के बाद में किसी एक को नॉन जीरो होना चाहिए, तो यहाँ तो दोनों ही नॉन जीरो हो रहे, ये भी नॉन जीरो होगा और d2 भी नॉन जीरो होगा, दोनों के दोनों नॉन जीरो होगा। इफ लैम्बडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, करेक्ट है। इफ लैम्बडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट है, क्योंकि लैम्बडा प्लस म्यू अगर नॉन जीरो होगा तो डेफिनेटली d1 और d2 नॉन जीरो होंगे, चाहे वो a -3। तो a को तो -3 होना ही मानता है, क्योंकि d इक्वल टू 0 तभी आएगा। जब d इक्वल टू 0 होता है तभी हम बात करते हैं मेनी सोल्यूशंस की या फिर नो सोल्यूशन की, क्योंकि d नॉट इक्वल टू 0 है तो बात खत्म हो जाती है, यूनिक सोल्यूशन सिस्टम का होता है, करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपली हमने कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी के ऊपर 2 वेरिएबल सिस्टम में बात की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 वेरिएबल सिस्टम में बात करते हैं।